बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन हर वो हरबा इस्तेमाल कर रही है जिसका कहा जा सकता है कि उनके नज़दीक कोई ना कोई सलूशन निकलेगा, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ये हालात हैं इस वक्त अपोजिशन जमातों के। मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं और कभी डिनर किया जा रहा है, कभी लंच किया जा रहा है, लेकिन राय साहब बातें आगे नहीं बढ़ रही। इस वक्त मुलाकातें तो ज़रूर हो रही हैं, जो लिस्ट है नोट्स शेयर किए जा रहे हैं, बैठकर एक दूसरे को, जो इत्तेहादी बैठते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे डिस्कशंस हो रही हैं, किससे राब्ते हुए, क्या बात कही गई, अपने नोट्स शेयर कर रहे हैं। और अपोजिशन जमातें ये देख रही हैं कि उनके इत्तेहादी यानी हुकूमत के इत्तेहादी कहाँ पर खड़े हैं और किन लोगों को तोड़ा जा सकता है। सब ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। आज फिर एक मुलाकात हुई लाहौर के अंदर और ये मुलाकात इसलिए भी अहम थी कि इसके अंदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ और फिर बाकी लोग भी जो उनके इम्पोर्टेंट हैं वो उनके साथ मौजूद थे। और इसमें फिर कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं। खैर, अंदर की कहानी हम आपसे सुनेंगे। लेकिन राय साहब, दूसरी भी एक मुलाकात हुई है और वो मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी की। और फिर इसके हवाले से भी कहा जा रहा था कि, और हमने इसी प्लेटफॉर्म पे खबर भी दी थी कि परवेज़ इलाही साहब को जो है वो वज़ीर आला पंजाब नामज़द करने की तजवीज़ दी जाएगी और अब नून लीग को मनाने की कोशिश की जा रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नून लीग मानती है कि नहीं मानती। लेकिन सबसे पहले राय साहब, मैं चाहूँगा कि इस नुक्ते को क्लियर कर दें। ये जो मुलाकातें हो रही हैं इस वक्त लाहौर के अंदर, इनकी हैसियत इस वक्त क्या नज़र आपको आ रही है? क्योंकि मेरे सोर्सेज जिनसे मेरी बात हुई, जिन लोगों से, सियासतदानों से, और वो ये कहते हैं कि मुलाकातें बहुत तेज़ी से हो रही हैं लेकिन उतनी ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हमें नज़र नहीं आ रही। डेडलॉक मौजूद है बहुत सारी बातों को लेकर। यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे तो हो गए कि ठीक है, इस हुकूमत को गिराना है, तहरीक-ए-एतमाद को लाना है, लेकिन इसके बाद क्या होगा तय नहीं हो पा रहा कि ठीक है जो लेकर आएगा उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी। पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर, नाम गो के यहाँ लंदन की जो सूरत हाल है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा कि क्या होता रहा। नवाज शरीफ साहब भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, लेकिन मुलाकातों के साथ साथ रिजल्ट्स उस तरह नहीं निकल पा रहे, डेडलॉक मौजूद है। जी राय साहब। देखें, आपने कहा कि नोट्स शेयर किए जा रहे हैं। नोट्स शेयर भी किए जा रहे हैं और नोट बांटे भी जा रहे हैं। नोटों की जो बोरियां हैं उनके मुंह भी खोले हुए हैं। बलूचिस्तान में भी नोटों की बोरियों के मुंह खोले हैं और जनूबी पंजाब में भी हमारी इतलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने और आसिफ अली जरदारी ने मिलकर वहाँ भी नोटों की बोरियां खोली हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान को ख़रीदने के लिए, और ऐसे अरकान जो थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात इस हुकूमत के मुतल्लिक अपने पहले ज़ाहिर करते रहते थे। लेकिन जो आपने कहा कि बड़ी तेज़ी से मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातें करने का मकसद तो ये है कि एक दिखाया जाए कि देखें हमने बड़ी एग्रेसिव अप्रोच अपनाई हुई है और हम बड़े संजीदा हैं इस हुकूमत को गिराने के लिए। लेकिन अमली तौर पर क्या हुआ है? जो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात है, जो दूसरी मुलाकात थी, यानी एक मुलाकात तो वो थी जिसमें शहबाज शरीफ बिलावल हाउस गए थे, लाहौर के बिलावल हाउस में, और वो बिलावल हाउस भी हम सबको पता है कि एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून ने उनको गिफ्ट किया है। तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी आए थे उसी मुलाकात के तसलसल में दूसरे दिन शहबाज शरीफ के पास। अब इस मुलाकात के मुतल्लिक हमने मुख्तलिफ सोर्सेज को कुछ मैसेजेस किए, कुछ कॉल्स की, तो दो तीन चीज़ें जिनके मुतल्लिक आप कह सकते हैं कि जो अंदरूनी डिस्कशन हुई वो नुकात हमें पता चले हैं। एक तो ये कि जो आप कह रहे हैं कि अगला सेटअप, उसके ऊपर इत्तफाक नहीं हो रहा। अगले सेटअप के ऊपर इत्तफाक तो तब ये बनाएंगे कि अगर इनके पास नंबर गेम पूरी होगी। अब आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ से जो 11 अरकान का टास्क शहबाज शरीफ को दिया गया था जनूबी पंजाब से, और कुछ सेंट्रल पंजाब से भी अरकान हैं, उनके मुतल्लिक टास्क दिया गया था शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी से कहा था कि इन 11 अरकान से राब्ते करें। उन तमाम 11 अरकान से राब्ते भी किए गए, उनको करोड़ों रुपए फ़ी कस ऑफ़र भी की गई
और मुस्लिम लीग नून का टिकट देने की यकीन दहानी भी करवाई गई कि अगले इंतखाबात में आपको मुस्लिम लीग नून का टिकट भी देंगे। अब इस पर आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ से फीडबैक लिया कि उन 11 अरकान का जो आपको टास्क दिया गया था क्या बना, क्या वो तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देने के लिए तैयार हैं। अब शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका ख्याल ये है, यानी उनका दावा ये था कि इन 11 अरकान का ख्याल ये है कि अगर खुफिया राय शुमारी हो और हमें अपनी शनाख्त ज़ाहिर ना करनी पड़े तो फिर हम इनका कुछ भाव बढ़ाकर हो सकता है इनको तहरीक अदम एतमाद की हमायत के लिए राज़ी कर लें, इन 11 अरकान को। लेकिन ओपन राय शुमारी में इन 11 अरकान के लिए बहुत मुश्किल है, इनको कायल करना बहुत मुश्किल है कि ये अपनी शनाख्त भी ज़ाहिर करें और तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट भी दें। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो 11 अरकान जिनको ये तहरीक इंसाफ से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो 11 अरकान को कायल नहीं कर सके। और इस बात पर भी शहबाज शरीफ क्लियर नहीं थे कि इवन अगर खुफिया राय शुमारी भी हो तो क्या उन्होंने हतमी तौर पर कोई यकीन दहानी करवा दी है कि खुफिया राय शुमारी में वो वोट तहरीक अदम एतमाद के हक़ में दे सकते हैं, यानी अगर स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आए जहाँ खुफिया राय शुमारी होती है। इसी तरह शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से जो बलूचिस्तान के 3 अरकान के ऊपर काम करना था, आसिफ अली जरदारी ने उसके मुतल्लिक पूछा कि उन 3 अरकान का क्या बना है, क्या वो 3 अरकान तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे। तो इस पर आसिफ अली जरदारी के पास भी कोई हतमी जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि बातचीत का अमल जारी है, और बातचीत का अमल जारी होने से मुराद ये है कि आसिफ अली जरदारी ने यह कहा होगा भाव ताव जो है वो जारी है और हम कोई ऑफ़र लगा रहे हैं, हो सकता है दूसरी जानिब से कुछ ज़्यादा ऑफ़र मांगी जा रही हो। तो इस किस्म की डिस्कशन हुई। इसके बाद जो आप कह रहे हैं कि नए सेटअप के ऊपर के उसके ऊपर कोई तफाक हुआ कि नहीं हुआ। अब पहले तो नंबर गेम पूरी नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सेफ साइड ये बात अंडर डिस्कशन ज़रूर आई कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो नया सेटअप कितने दिन का होगा, कितने माह का होगा और उस सेटअप की नौयत क्या होगी। अब पीपल्स पार्टी चाहती है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो उस सूरत में एक नया वज़ीर आज़म आए और ये जो पार्लिमानी आपका 5 साल का एक कैलेंडर होता है, ये 5 साल ये पार्लिमानी निज़ाम पूरा करे। यानी ये ना हो कि तहरीक अदम एतमाद आए और उसके बाद नया वज़ीर आज़म आए तो वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवा दे, आम इंतखाबात यानी कौमी असम्बली के भी और सूबाई असम्बलियों के भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये सूट नहीं करता। पीपल्स पार्टी के सिंध में हुकूमत है, खुल के उन्होंने वहाँ पे लूट मार की है, करप्शन की है, और पूरा पीपल्स पार्टी के जो पार्टी के वसाइल हैं वो सिंध के सरकारी वसाइल से पूरे होते हैं, जो उनके अखराजात हैं। तो उनको ये सूट करता है कि 1 साल मज़ीद उनको मिले ताकि जिस तरह से सिंध में एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ से वो भत्ताखोरी भी करते हैं, मुख्तलिफ़ महकमों से पैसे भी लेते हैं, रिफाई जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर कब्ज़े भी करते हैं। तो पूरा जो एक माफिया का निज़ाम वहाँ पे काम करता है, वो चाहते हैं कि ये 1 साल चलता रहे, क्योंकि उनको उम्मीद है कि 2023 के इलेक्शन में भी सिंध की हद तक वो हुकूमत बना लेंगे। और ज़ाहिर है कि इस बात का कभी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी 2023 के इलेक्शन में सिंध में दोबारा हुकूमत बना लेगी। तो अगर 90 दिन के बाद इलेक्शन हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी का जो टेन्योर है उसमें 1 साल की कमी हो जाएगी। इसलिए उनकी जानिब से ये तजवीज़ थी कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना हों, बल्कि हम ये पूरा 5 साल पूरे करें ये पार्लिमानी निज़ाम, और 2023 में अक्टूबर में जाकर इलेक्शन हो ताकि उनकी सिंध असम्बली भी इसी तरह चलती रहे, सिंध हुकूमत उनकी इसी तरह चलती रहे। दूसरी जानिब चूँकि मुस्लिम लीग नून इस निज़ाम की बिल्कुल भी स्टेक होल्डर नहीं है, ना वफाक में हुकूमत, ना किसी सूबे में हुकूमत, ना आज़ाद कश्मीर, ना गिलगित बल्तिस्तान जिनका पाकिस्तान से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बहरहाल आपका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो होता है। तो उनका आप ये कह सकते हैं कि स्टैंस ये है, और बड़े डेस्परेट भी हैं, कि किसी तरीके से हुकूमत गिराई जाए, नया वज़ीर आज़म आए और नया वज़ीर आज़म 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवा दे ताकि मुस्लिम लीग नून को दोबारा से कोई चांस मिले अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत रुखसत हो जाती है। अब इस पूरी सिचुएशन में सबसे जो अहम बात हुई है
आप ये कह सकते हैं कि जो फैसला कुन बात हुई है वो ये हुआ कि कल का आपने इनका एलामिया देखा होगा, जिसमें इन्होंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने फैसला कुन इकदाम पर गौर किया और फैसला कुन इकदाम किया जाएगा, ये एलामिया था। और आज की जो मुलाकात थी जिसमें यह फैसला कुन कदम उठाया जाना था, वो फैसला कुन कदम ये उठाया गया कि एक कमेटी बना दी गई तमाम जमातों पर मुश्तमिल, और ये कहा गया कि ये कमेटी मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों के अरकान से राब्ते करेगी, नंबर गेम पूरी करने की कोशिश जब करेगी। काम ना करना हो तो कमेटियां ही बनती हैं साहब, कमेटियां काम ना डाल हो देते तो कमेटी। हैं, तो कानूनी तकाजे पूरे करेगी। तो इसका मतलब यह है कि इनके पास असल में नंबर गेम ही पूरी नहीं है। यानी अगले सेटअप के ये जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, वो ख्याली पुलाव ये पकाते रहेंगे। अगर इनके पास नंबर पूरे होते, आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें, तो ये आगे कमेटी बनाते। आप कमेटी बना रहे हैं, अच्छा कमेटी क्या करेगी? यानी जब आपकी टॉप लीडरशिप, ऑपोजिशन की टॉप लीडरशिप कौन है इस वक्त? शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, और अगर JUI को आप मिला लें तो फजलुर रहमान। ये टॉप लीडरशिप अगर मुलाकातें करके, MQM से मुलाकातें करके, चौधरी परवेज इलाही से मुलाकातें करके, जहांगीर तरीन से मुलाकातें करके उनको तहरीक अदम एतमाद की हमायत के लिए कन्विंस नहीं कर सके, कायल नहीं कर सके, तो जो सब कमेटी बन रही है जिसमें दूसरे दर्जे की क़यादत होगी, तीसरे दर्जे की क़यादत होगी, वो कैसे इन लोगों को कन्विंस कर सकती है? तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहला एतराफ़ शिकस्त था, पहला ऐलान था शिकस्त का। इससे पहले ये तो हमें हो पता गया। है जी, स्टीयरिंग जी, कमेटीज भी ये इसी तो तरह हो- बनाते रहे। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन राय साहब, ये जो आपने बात कही ना कि स्पीकर का जो मामला है उसमें तो खैर सीक्रेट बैलेटिंग होगी, इस ये भी एक बुनियादी वजह है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि पहले स्पीकर के खिलाफ लाए, क्योंकि पैसा तो पीपल्स पार्टी ने, जिसने आपने कहा कि तिजोरियों के मुंह खोल दिए गए, बोरियों के मुंह खोल दिए गए, इसलिए चाहती है कि स्पीकर के खिलाफ लाया जाए, क्योंकि ये दाव तो वहीं पे चल सकता है। देखें, ये दो टोक के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले हमने बताया था। एक तो ये कि चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला की ऑफ़र की थी आसिफ अली जरदारी ने। अब सारे मेन स्ट्रीम चैनल्स आज 4 दिन के बाद वही खबर चला रहे हैं जो 4 दिन पहले हमने इसी दो टोक के प्लेटफॉर्म पर बताई थी। इसके साथ साथ ये ऑफ़र भी की गई थी चौधरी परवेज इलाही को कि जितनी वजारतें आपको इस वक्त वफाक में मिली हुई हैं, इससे ज़्यादा वजारतें देंगे, ये भी हमने डिस्कस किया था। और पंजाब में भी आपको अच्छा खासा हिस्सा अलग करके भी, यानी वजारत आला पंजाब के अलावा आपको वजारतें भी दी जाएंगी। एक तो उनको ये ऑफ़र की गई थी। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो शहबाज शरीफ की जो तजवीज़ थी कि 10-12 लोगों को रिज़ाइन करवा दिया जाए, तो 10-12 लोगों के रिज़ाइन के बाद इनकी अददी अक्सरियत जो है वो ख़त्म हो सकती है या कम हो सकती है। उस पर पीपल्स पार्टी ने इसलिए भी इत्तफाक नहीं किया कि अगर तो ये 10-12 लोग रिज़ाइन कर भी दें तो तब भी आइनी तौर पर 172 अरकान तो ज़ाहिर है कि अपोजिशन को ही पूरे करने हैं। फिर स्पीकर कौमी असम्बली हो सकता है कि इस्तीफ़े इतनी जल्दी मंजूरी ना करें, और वो इस्तीफ़े मंजूर ना करें तो फिर क्या होगा? तो इस पर आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ को टोकते रहे कि ये इकदाम तो हमें मज़ीद सुबकी की जानिब लेके जाएगा। अब स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के मामले पर जो पीपल्स पार्टी की तजवीज़ थी, उस पर मुस्लिम लीग नून थोड़ी सी रिलक्टेंट है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि डायरेक्ट वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आए। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अगर आती भी है, और एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि ये 12-14 लोगों को ख़रीद भी लेते हैं, तो 12-14 लोगों को ख़रीदने के बाद वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास ये ऑप्शन होगा कि वो इमीडिएटली अगले दिन एतमाद का वोट ले लें। वो एतमाद का वोट ले लेंगे, वो खुफिया रायशुमारी के ज़रिए नहीं होगा, वो ओपन बैलेट के ज़रिए होगा। ओपन बैलेट के ज़रिए होगा तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह से उन्होंने पहले यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट में जीतने के बाद और हफीज़ शेख के हारने के बाद उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया था ओपन बैलेट के ज़रिए, उस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दोबारा एतमाद का वोट ले लेंगे और फिर सर्टन टाइम के लिए दोबारा तहरीक अदम एतमाद आ भी नहीं सकेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी डिटरमेंट है, यानी कि अगर तहरीक अदम एतमाद लानी है तो स्पीकर के ख़िलाफ़ पहले लाई जाए। और ये भी एक तरह से आप ये कह लें कि ख़ुद उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ उनके पास नंबर पूरे नहीं हैं, और किसी ख़रीदो फ़रोख्त के ज़रिए
सिर्फ और सिर्फ स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वो चांस ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। नंबर, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी उनके पास पूरे नहीं हैं। दूसरा, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको याद होगा 4 दिन पहले हमने बताया था कि 3 अरकान को ख़रीदने की कोशिश की है आसिफ अली जरदारी ने, और आज फवाद चौधरी ने यह स्टेटमेंट दे दिया एग्जैक्टली कि हमारे 3 अरकान के साथ राब्ते हुए हैं, 3 अरकान को इन्होंने रिश्वत ऑफ़र की है, और उन तीनों अरकान ने अपनी क़यादत को रिपोर्ट भी किया है कि हमारे साथ राब्ते हुए हैं और हमें टिकट का भी कहा गया है, और इसके साथ साथ हमें यह भी कहा गया है कि ज़ाहिर है कि जो उनको माली फ़वाइद दिए जाएंगे वो भी। तो इस वक्त हर किस्म का गैर आइनी, गैर कानूनी हरबा ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लालच भी दे रहे हैं, नोटों की बोरियां भी खोली हुई हैं, टिकट्स भी तकसीम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन असल जो खबर है वो एक लाइन के अंदर छुपी हुई है। वो एक लाइन सबसे बड़ी खबर है, और वो लाइन ये है कि जो आज का एलामिया जारी हुआ, जिसमें 6ठी या 7वीं लाइन में ये लिखा हुआ है कि एक कमेटी बना दी गई है जो कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए राब्ते करेगी। अब राब्ते ये कमेटी करेगी, इसका मतलब ये है कि अब तक इनके पास ये सिर्फ मुलाकातों के अलावा मीडिया के सामने चकाचौंध और मीडिया के सामने ये तासुर देना कि हमने बड़ा दबाव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर बना लिया है और हुकूमत पर हम बड़ा दबाव डाल रहे हैं, इसके सिवा अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। और फजलुर रहमान की एक आपने 2 बातें शायद नोट की हों। पहले राय साहब, ग्रुप था जहांगीर तरीन का, अब इनके साथ काफ लीग के साथ भी 11 लोगों को जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने एक तरह से सियासी बैत कर ली है कि वो जो कहेंगे वही कुछ किया जाएगा। देखिए, काफ लीग के पास 10 अरकान है पंजाब असम्बली में, 5 अरकान है उनके पास कौमी असम्बली में, और ना इससे कम ना इससे ज़्यादा काफ लीग का इन्फ्लुएंस भी नहीं है। जहांगीर तरीन के पास 6 अरकान है कौमी असम्बली में, 17 अरकान सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली का वो दावा करते हैं। असल में 13 अरकान उनके पंजाब असम्बली में भी हैं, और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन का अदरवाइज़ असर व रसूख भी है। उसकी वजह यह है कि जहांगीर तरीन बड़े जेनरस हैं और बेपनाह दौलत है जहांगीर तरीन के पास। उन्होंने इस दौलत का इस्तेमाल भी किया है, अपने जो दोस्त हैं उनको खुश भी रखा है। तो इस वजह से जहांगीर तरीन का जनूबी पंजाब में बड़ा इन्फ्लुएंस है, और 6 अरकान कौमी असम्बली तो उनके साथ हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि जहांगीर तरीन चाहें तो वो 6 अरकान कौमी असम्बली हुकूमत के हक़ में वोट डालेंगे, जहांगीर तरीन चाहें तो वो 6 अरकान असम्बली हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे। वो जहांगीर तरीन की बात को मानेंगे और उन्हीं के ताबे रहेंगे। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही के पास जो अपनी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं है। और चौधरी परवेज़ इलाही अगरचे वज़ीर आला पंजाब बनाने की उनको ऑफ़र की गई है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ही घाघ सियासतदान है, बहुत सीनियर सियासतदान है। एक तो वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे का इंतज़ार करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट उनको कोई इशारा देती है, ग्रीन सिग्नल देती है या नहीं देती। अगर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तो वो कभी भी वज़ीर आला पंजाब छोड़ के उनको वज़ीर आज़म बनाने के भी अगर ये हामी भर लें तो तब भी चौधरी परवेज़ इलाही किसी भी सूरत इस तहरीक अदम एतमाद की हमायत नहीं करेंगे। दूसरा, चौधरी परवेज़ इलाही को ये भी पता है कि अगर मुझे ये वज़ीर आला पंजाब बना भी दिया इन्होंने तो मैं इनके साथ नहीं चल सकता। ज़ाहिर है कि पंजाब जो है उसको ये अपना कला समझते हैं। तख्ते लाहौर की जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है ये वैसे नहीं यूज़ होती। नून लीग ये समझती है कि पंजाब पर सिर्फ हमारा हक है, और अगर चौधरी परवेज़ इलाही को ये वज़ीर आला बना देते हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही का जो 5 साल का बतौर वज़ीर आला दौर रहा पंजाब में, उसको लोग याद करते हैं। वो एक बहुत अच्छे मुंतज़िम थे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। तो चौधरी परवेज़ इलाही तो अपना क्लाउड बना लेंगे। यानी चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब ना बनाने की एक वजह तहरीक इंसाफ के दौर में भी ये थी कि तहरीक इंसाफ ने कहा कि एक तो हमारी सीट्स ज़ाहिर है कितनी ज़्यादा हैं, हम क्यों बनाएं किसी और को वज़ीर आला पंजाब। दूसरी वजह यह भी थी कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही को हम वज़ीर आला पंजाब बना दें सिर्फ 10 सीटों के ऊपर, हमारी अपनी 181 सीटें हैं और इनकी 10 सीटें हैं, उसके ऊपर अगर हम इनको वज़ीर आला बना दें तो ये तो अपना क्लाउड बनाएंगे और अपना जो क्लाउड है उसको वसअत देते रहेंगे। और इस तरह फिर तहरीक इंसाफ जो पंजाब में एक बड़ी जमात बनकर उभरना चाहती थी, वो तो उसके तमाम पूरे प्लान्स जो हैं वो नाकाम हो जाते, फेल हो जाते।
तो इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही को मालूम है कि वक्ती तौर पर इनको मेरी ज़रूरत है। इन्होंने मुझे वज़ारत आला पंजाब की ऑफ़र भी कर दी, मुझे हो सकता है 2-4 महीने के लिए बना भी दें, लेकिन बाद में ये मुझे तंग भी बड़ा करेंगे और 6-7 महीने के भी नहीं चलने देंगे, 2-4 महीने में मुझे वहाँ से फारिग करवा देंगे। तो इस पूरी सूरत हाल में सवाल ही नहीं पैदा होता, चौधरी परवेज़ इलाही अपना वज़न बढ़वाते रहेंगे ताकि हुकूमत को भी वो मैसेज दें। वजन बढ़ रहा है उनका जी हाँ, वजन बढ़ रहा है। और राय साहब, एक और भी इसमें बात आपने शायद नोट की हो, ये जो नोट्स शेयर हो रहे हैं और जो मुलाकातें हो रही हैं, कहीं इस तरह का पैगाम तो नहीं दिया जा रहा कि देखो ये जो इत्तेहादी है उनको भी पैगाम दिया जा रहा है कि हमारे पास अक्सरियत है, ये लोग हमारे साथ शामिल हैं, ये बेहतरीन मौका है आपके लिए कि अगर आप हमारे साथ अब आ जाएं तो आपकी भी चांदी हो जाएगी, अगर नहीं तो फिर बाद में आपका भी वही हाल होगा जब हुकूमत गिर जाएगी। आपको लगता है कि ऐसा भी कुछ कहा गया होगा, ये जो मुलाकातें दोबारा की जा रही हैं? देखें, ये शेर हैं तो इत्तेहादी सवा शेर हैं। MQM जैसी समझदार जमात, और आप ये भी कह सकते हैं कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ हल्के ये दावा करते हैं कि बड़ी कनिंग किस्म की जमात है। ये अल्फाज कुछ हल्के इस्तेमाल करते हैं और बड़े समझदार हैं। तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि सिचुएशन को मिसरीड करें। और दूसरा, हम सबको पता है कि इस वक्त जो MQM पाकिस्तान है, ये इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती है। MQM को ये सूट नहीं करता कि इस्टेब्लिशमेंट कहे कि तहरीक अदम एतमाद की हमायत नहीं करनी और वो कहें कि हमने तहरीक अदम एतमाद की हमायत करनी है। फिर MQM को वफाक में वजारतें मिली हुई हैं। अगर वो अपोजिशन का साथ देते हैं तो क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ चल सकते हैं? इसका जवाब नफ़ी में है। क्या मुस्लिम लीग नून के साथ वो कंफर्टेबल होकर चल सकते हैं? इसका जवाब नफ़ी में है। दूसरी जानिब और कौन सी इत्तेहादी है? बलूचिस्तान अवामी पार्टी। ज़ाहिर है कि उसके पास 5 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में और बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकती है वो भी। लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको बाप कहते हैं, उसके मुतल्लिक तो ख़ुद नून लीग और अपोजिशन कहती है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने पार्टी बनाई है और हमारे ख़िलाफ़ ये पार्टी बनाई गई है। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, वो क्यों इस अपोजिशन का साथ देगी? इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही इत्तेहादी हैं, वो भी इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते हैं। GDA इत्तेहादी है, तो GDA को क्या सूट करता है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाए, अपोजिशन के साथ बैठ जाए? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के आसिफ अली ज़रदारी के साथ किस किस्म के इख्तलाफात हैं तो सबको पता है। फहमीदा मिर्ज़ा जो उनकी बेगम है, वो वफाकी वज़ीर हैं। तो क्या GDA को सूट करता है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ उस अपोजिशन के साथ बैठे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी का एक कलीदी किरदार है? तो इस पूरी सिचुएशन में ये जो इत्तेहादी हैं, ये 4 ही हैं ना, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो बाकी नंबर कहाँ से पूरे करेंगे? यही टोटल 342 का ऐवान है कौमी असम्बली का, जहाँ इनको 172 अपने अरकान शो करने हैं अपोजिशन को। 160 का फिगर इनके पास मौजूद है। 12 अरकान इन्होंने और इकट्ठे करने हैं और अपना जो इनका 160 का फिगर है वो भी कभी ये पूरा नहीं कर सके कौमी असम्बली में, उसमें भी हमेशा कमी हो जाती है। आखिरी वक्त में इनके अपने मेंबर्स गायब हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि वो 12 अरकान कहाँ से आएंगे? काफ लीग को माइनस कर दें, काफ लीग के पास जो नशिस्तें हैं उनको माइनस कर दें। 5 नशिस्तें हैं उनके पास कौमी असम्बली में। MQM के पास 7 नशिस्तें हैं, उनको माइनस कर दें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास 5 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, उनको माइनस कर दें। GDA के पास 3 नशिस्तें हैं, उनको माइनस कर दें। तो फिर बाकी कहाँ से नंबर लेके आएंगे? जहांगीर तरीन के पास 6 अरकान कौमी असम्बली हैं, लेकिन जहांगीर तरीन के तर्जमान तो कह चुके हैं कि हम पार्टी के साथ खड़े हैं। और अगर वो पार्टी के साथ खड़े हैं तो फिर ये नंबर कहाँ से पूरा होगा? ये नंबर किसी भी सूरत पूरा नहीं हो सकता। इनको पता है कि ये नंबर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आज आके हो सकता है अपनी फेस सेविंग के लिए आखिरी अपने हरबे के तौर पर ये स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन उसमें भी इनके पास अभी फ़िलहाल नंबर पूरे नहीं है, लेकिन एक चांस उसमें ज़रूर है इनका कि कुछ जोड़ तोड़ के ज़रिए, ख़रीदो फ़रोख्त के ज़रिए कुछ अरकान को इधर से उधर कर लें। अच्छा हाशमी साहब, ये बताएं कि जो अटॉर्नी जनरल ने ख़त लिखा था बरतानिया में मियां नवाज शरीफ के डॉक्टर को, तो अब क्या इतलात आ रही हैं कि डॉक्टर साहब को वो ख़त मौसूल हो गया है? और अगर वो ख़त मौसूल हो गया है तो डॉक्टर साहब की जानिब से कोई उस पर रिएक्शन आया है, कोई रद्द अमल सामने आया है, कोई मौक़िफ़ उनका सामने आया है? क्या डिटेल्स हैं इसकी? राज साहब, ये जो मेडिकल बोर्ड पाकिस्तान में बनाया गया था, ओबियसली उसकी एक अपना पैरामीटर्स है जिसमें वो काम कर रहा है और रिपोर्ट्स चाहिए उसे जिसमें फ़ैसला कर सके
कि नवाज शरीफ ने लंदन में रहना है, नहीं रहना, कब वापस आना है, और 4 हफ्तों का जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर ये फैसला होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम वो काम किए और आहिस्ता आहिस्ता वो कर भी रही है। राब्ता करने की नून लीग वालों ने तो यहाँ तक कहा कि आप अदालत से रुजू करें, आप हमसे क्यों रिपोर्ट्स मांगते हैं। तो उस वक्त जब ये जमानत दी गई थी उस वक्त ये बातें ऐसी नहीं थी, इनके तेवर ही बदल गए। अब जो हिकमत अमली तय की गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, अटॉर्नी जनरल ने क्या किया है कि ख़त लिखा डेविड लॉरेंस को, और उसमें ये कहा गया कि आपके खतूत हमें मिलते रहे हैं। वो खतूत क्या हैं? वो मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं हैं, वो ओपिनियन है, वो टाइमलाइन है, डॉक्टर्स का मशवरा, किस हस्पताल में गए, किसके लिए गए, वजह क्या थी, आगे से क्या उन्होंने कहा, वगैरह वगैरह। अब वो ये कहते हैं कि वो रिपोर्ट्स जो मेडिकल हिस्ट्री को बयान कर सके, लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स चाहिए होंगी जिसपे ये फैसला किया जा सके कि नवाज शरीफ साहब को क्या है। अब ये ख़त जो लिखा गया था ये इन्हें मौसूल हो गया है और 22 फरवरी से 13 मार्च के दरमियान वक्त मांगा गया है कि आपने इस टाइम के दौरान जो है इसका जवाब देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर जवाब नहीं आता तो फिर इसके बाद जो है कोई हिकमत अमली तय की जाएगी। आपको याद होगा इससे पहले डॉक्टर शॉल का भी एक ईमेल एड्रेस जो था वो शेयर किया गया था और हुसैन नवाज ने टेलीविज़न पर आकर ये कहा था कि जो लोग सवाल करना चाहें, जो ईमेल करना चाहें वो कर सकते हैं। और बाद में उन्होंने उसे भी पॉलिटिकल इस तरह बना दिया कि जनाब उनको ईमेल्स लिखी गई जिसमें धमकियां थी और बुरी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ये लोग इतनी जल्दी से एक्सेस में नहीं आते। डेविड लॉरेंस से मैंने मुतअद्दिद बार कोशिश की, एक स्टोरी के हवाले से भी बात करने की कोशिश की कि उनका कोई जो है मौक़िफ़ सामने आ सके, कोई वो जवाब दे सके, लेकिन आज साहब वो जवाब नहीं देते, वो खामोश हैं। अब मुझे देखना ये होगा कि वो खामोशी जो उन्होंने यहाँ पर बरती हुई है वो क्या इस ख़त के जवाब में भी देंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल रिपोर्ट्स डॉक्टर शेयर नहीं कर सकता, वो पाबंद नहीं है हुकूमत पाकिस्तान का। वो अटॉर्नी जनरल के ख़त का पाबंद नहीं है, वो पाबंद है अपने पेशेंट की हदायत के ऊपर। अगर पेशेंट कह दे कि ये शेयर नहीं करनी तो फिर क्या होगा, फिर डेविड लॉरेंस का जवाब क्या आता है, और फिर डेविड लॉरेंस आगे से जवाब ना भी दे, इसका भी जो है वो डेविड लॉरेंस जो है वो पाबंद नहीं है। और इसका भी सारा मलबा जो है, मलबा तो नहीं, जिम्मेदारी फिर एक बार नवाज शरीफ पे होगी। और जो उनके तर्जुमान हैं हुसैन नवाज साहब, जो बोलते हैं मीडिया पर आकर अपने वालिद साहब की सेहत के हवाले से, उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होगी कि वो बता सकें कि क्यों नहीं किया। क्योंकि मुझे याद है कि आखिरी इंटरव्यू में हुसैन नवाज ने जो मीडिया के सामने बात कही कि हम देखा जाएगा उस वक्त जब अदालत मांगेगी। अभी सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान मांग रही है। मेरी जो असेसमेंट है ये रिपोर्ट शायद उस तरह ना दी जाएँ और ये कहा जाए कि जो लेटर आपको दिए गए, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले जो लेटर्स आए वो डेविड लॉरेंस के ही लेटर्स थे, इसके दौरान डॉक्टर शॉल के लेटर्स आए, और अब हुकूमत पाकिस्तान ने डेविड लॉरेंस को लिखा है। तो ऐन मुमकिन है कि डेविड लॉरेंस जो है वो एक और ख़त लिख दे और कहे कि जनाब ये बीमारी है, फिर एक नया मामला होगा, ख़त व किताबत होगी, फिर वक्त मज़ीद डिलेइंग टैक्टिक्स जिसे कहते हैं वो होते रहेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बरतानिया में नवाज शरीफ की हेयरिंग की तारीख जो है वो आने वाली है। इब्तदाई हेयरिंग हो चुकी है और इसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब ने बरतानिया में रहना है कि नहीं रहना। और बहुत जल्दी मैं आपके साथ डेट भी शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ से मैंने भी और लोगों ने भी जो है वो दरख्वास्तें दी हैं कि इस हेयरिंग को जो है उसमें बैठने की इजाज़त दी जाए। तो राय साहब ये सूरत हाल है। व्यूअर्स ये हमारा आज के शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।